नमस्कार सभी भैया बहनों को बहुत बहुत नमस्ते। आप सभी का गुरुकुल हिंदी क्लासेज में वेलकम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र संभावित 2024 बोर्ड एग्ज़ाम। जैसा कि पूर्व की परीक्षाओं में विदित भी होगा कि परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो समय प्रबंधन। समय यदि आपने बढ़िया सा मैनेज किया तो पूरा प्रश्न पत्र आपका बड़ी सुगमता से निर्धारित समय के अंदर पूरा हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न पत्र आने पर घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से शांतिपूर्वक आप सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। इसको सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। पहला खंड का है, यह जो हम आज आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आए हैं ये बहुत आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होने वाला है। आप इसे बड़ी सावधानी पूर्वक देख लें और प्रतिदिन हम आपके लिए रोज़ एक नया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेके आएंगे और उनको हल कराएंगे। आप सभी लोग देखें। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा मोहन राकेश, चौथा रामकृष्ण दास। जिसमें शिक्षा का उद्देश्य जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद, ये राइट आंसर है। देख लीजिए आप, ये राइट आंसर है, ये वाला सही है, टिक कर लें। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। 4 ऑप्शन है। पहला सुख सागर, दूसरा प्रेम सागर, तीसरा परीक्षा गुरु, चौथा रानी केतकी की कहानी। जिसमें लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है। राइट आंसर प्रेम सागर हो जाएगा। जल्दी से आप टिक कर लें। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। जो पर्दा कहानी है तो हमने जो क्लास हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ हमने बताया भी है कि पर्दा जो है वो यशपाल की कहानी है। यशपाल की कहानी है। इसमें 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत, लेकिन इसमें सही राइट आंसर है यशपाल। यशपाल ज़्यादा पर्दा करते हैं, मैंने संकेत भी दिया था। अगला, घाखंड आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। जिन जिन क्लासों में हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड के लगभग सभी छात्रों को ये पता होगा, छात्र छात्राओं को ये सारे प्रश्न में आते होंगे। फिलहाल देख लें और अगले दिन रोज़ बदल के प्रश्न आएंगे जो संभावित बोर्ड में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। विष्णु प्रभाकर पहला, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा राहुल संकृत्यायन, चौथा रांगे राघव। जिसमें राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ये जो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। इसमें ये राइट आंसर है। अगला है, अंगा जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ये बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है
बाण भट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी किस युग की रचना है? तो इसमें 4 हैं ऑप्शन। पहला द्विवेदी युग, दूसरा छायावादी, तीसरा भारतेंदु युग, चौथा प्रगतिवाद। जिसमें कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जो छायावाद युग में लिखा गया है। क्योंकि जो छायावाद युग है उसे प्रसाद युग, शुक्ल युग, छायावाद युग 3 नाम से जानते हैं। और विशेषकर जयशंकर प्रसाद का योगदान बहुत इस छायावाद में हुआ, इसलिए इसे प्रसाद युग, छायावाद युग, शुक्ल युग कई नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अब जो है 2 है। 2 में काखंड है। काखंड में कामायनी ये वाला हो गया। खाखंड में आप जाइए, देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? आप यहाँ से काव्य के ये बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ऊपर गद्य से संबंधित है, ये काव्य से संबंधित हैं। तो खाखंड में लिखा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो आते हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, ये सब पंत जी हैं, ये सब प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिनकर जी जो नाम दिया है ये राइट आंसर है। बाकी अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास ये एक भी नहीं है। प्रगतिवाद के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं। ध्यान रखें ये डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उप राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उप राष्ट्र कवि अर्थात डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। इन्होंने भी देशभक्ति से संबंधित रचनाएं की हैं। उसके बाद में प्रयोगवाद के अंतर्गत ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। इसमें खंडगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला 1941, दूसरा 1943, तीसरा 1954 और चौथा 1947। इसमें राइट आंसर है 1943। 1943 राइट आंसर है। समझ लें आप क्योंकि पहला इनका सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रयोगवाद के जनक भी हैं, याद कर लीजिए। अज्ञेय जी ने 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया और उसके बाद में इन्होंने 8 वर्ष के बाद दूसरा सप्तक प्रकाशित किया। तो अगर 1943 में 8 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। 1951 में दूसरा सप्तक, फिर 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 1959 में तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक इनका 20 वर्ष के बाद में प्रकाशित हुआ, अर्थात 1979 ईस्वी में इनका चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। ये 4 सप्तक का इनका प्रकाशन है। इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित किए। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी, और इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित किए, जिसमें पहले में स्वयं अज्ञेय जी का भी इसमें नाम आता है। इनकी हम ट्रिक बता देंगे आगे चल के। अगली क्लास में आपको ट्रिक बताएंगे प्रयोगवाद के अंतर्गत। अमुने गिरा प्रभा, आ से पहले सप्तक में आ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद जैन, अमुने गी गिरिजा कुमार माथुर, रा रामविलास शर्मा और अमुने गिरा और प्रभाकर माचवे भारत भूषण अग्रवाल। इसमें 7 कवि हैं। अमुने गिरा प्रभा अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमचंद और रामविलास शर्मा और गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे भारत भूषण अग्रवाल, ये इतने पहले सप्तक में आएंगे। हम ट्रिक बता देंगे आगे के वीडियो में। आपको चारों सप्तक के कवि की ट्रिक बता देंगे, एक ही बार में सब याद हो जाएंगे। बहुत सरल विधियों के द्वारा, और आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पूरी सावधानी से अगर क्लास को अटेंड किया, मेरे वीडियो को देखा और समझ लिया केवल, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 99
नंबर हिंदी में ला सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। भविष्य में इसके पहले भी आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसके पहले भी बहुत से बच्चों ने इसी प्रकार के अंक प्राप्त भी किए हैं। अगला है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब इन प्रश्नों को बड़ा सावधानी से हमें देखना होगा। पूरा प्रश्न लिख दिया गया है द्विवेदी युग की रचना और लास्ट में लिख दिया नहीं है। ऐसे नकारात्मक प्रश्नों को हम विशेष कर ध्यान से पढ़ेंगे, अन्यथा परीक्षा में, विशेषकर बोर्ड परीक्षा में आदमी जो है उसके ऊपर प्रेशर रहता है। हमें प्रेशर नहीं महसूस करना, रिलैक्स होकर जैसे हम क्लास में लिखते हैं उसी हिसाब से लिखेंगे। केवल हमें क्या करना है, समय पर विशेष ध्यान रखना है। आपको घड़ी ले जानी है, लेकिन आप डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते। सुई वाली जो है आप घड़ी ले जा सकते हैं और उसमें समय को देखते रहें। 5 मिनट पूर्व ही आपका पूरा पेपर हल हो जाना चाहिए। 5 मिनट के पहले हल करके पूरा मिलान करना है, हमारा पेपर कितना कहीं छूटा तो नहीं। यदि गलतीवश कहीं कुछ छूट गया है तो स्केल डाल करके इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है, 100% करके आना है। गलती कभी नहीं करनी है, पेपर को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यदि लिखा है तो उसमें मार्क्स अवश्य मिलेंगे। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसमें देखते हैं प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा ये लिखा गया महाकाव्य है। ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, ये भी ध्यान रखें। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। ये भी द्विवेदी युग में लिखा गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, साकेत महाकाव्य है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। ये अयोध्या अर्थात भगवान श्री राम से संबंधित, उसमें राम के बारे में इसमें लिखा गया है, श्री राम से संबंधित रचना है। रामचरितमानस से उपजीव्य इसका रामचरितमानस है, उसी से साकेत रचना लिखी गई है। ये भी द्विवेदी युग की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी द्विवेदी युग की है। केवल कामायनी जो है ये छायावादी युगीन महाकाव्य है कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कामायनी, और कामायनी में ही जो है श्रद्धा और मन की कहानी वर्णित है। ध्यान रखें, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कामायनी, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला अंगा, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से है, ये इसमें बताना है आपको। तो अष्टछाप हमने बताया, हाई स्कूल की क्लासेस में भी हमने बताया है कि अष्टछाप के 8 कवि हैं, जिसमें हमने एक ट्रिक भी बताई थी, शुक्र कूप गोछीन चतुर्भुज, यानी सूरदास, कृष्णदास और कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास और चतुर्भुजदास। ऐसे 8 कवियों का एक संगठन बनाया था विट्ठलनाथ जी ने। ध्यान रखें, विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, शिष्य भी हैं, उन्होंने अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप में ये सभी 8 कवि भगवान कन्हैया की भक्ति करते थे। श्रीनाथ के मंदिर में भगवान कन्हैया की आराधना के लिए इन्होंने एक 8 कवियों का संगठन बनाया जो भगवान कन्हैया की भक्ति करते थे। तो ये रचना जो हो गई, आप सीधे से समझ गए, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा 4 विकल्प हैं, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, इनमें से किसी में नहीं। राइट आंसर कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप इस प्रकार से आप इन छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है। कल से हम व्यवस्थित आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करके और निरंतर लाते रहेंगे। आपको कल गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जो पार्ट 2 के माध्यम से आपको जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और मुझे भरोसा है
और यदि आप लोगों ने पूरी तरीके से नियमित मेरी क्लास अटेंड की तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे। 99+ यदि आपने पूरी तरीके से देखा तो हिंदी में 99 से कम नंबर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसे हम प्रश्नों को लाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। धन्यवाद। इतना ही बस आज।